हेलो स्टूडेंट्स एंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इस लास्ट वीडियो में हमने एक गाउस का नियम का एक अनुप्रयोग कंप्लीट किया था, जहां हमने पढ़ा था आवेशित समतुल्य चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमारा लास्ट अनुप्रयोग है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम विभव और विभवांतर से संबंधित बात करेंगे, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो आज आपका लास्ट अनुप्रयोग है, हेडिंग लगाओ, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। चलो हेडिंग लगा के रखे। देखो सर, आपके पास क्या है, आपके पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है। एक आपके पास चालक तार है, बना लो। एक चालक तार है आपके पास, इस टाइप से, और ये अनंत लंबाई का है, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। कहां तक जा रहा है ये? अनंत, इस टाइप से, इन्फिनाइट। और ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। मान लेते इसमें कोई सा भी आवेश होगा, मान लेते इस पे धनात्मक आवेश है, एक समान रूप से आवेशित, ये आपके पास धनात्मक आवेश है, ठीक है ना। अब इसके कारण आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस आवेशित चालक तार के कारण। तो तीव्रता की गणना अभी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। नंबर फर्स्ट हम चेक करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। पहले इस पे विचार कर लो। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे, चलो पहले हम देख रहे हैं कि ये जो चालक तार है, इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र किधर को होगा, इसके लंबवत होगा या समांतर होगा, किस टाइप से होगा। फिर उस दिशा के बारे में क्या करते हैं, गणना करते हैं। चलो उसके लिए करते हैं, मान लें कि आपके पास एक पॉइंट है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम स्मॉल आर दूरी पर ये पॉइंट पी है। हम क्या करेंगे, हम छोटे से आवेश के लिए, छोटा सा आवेश बोले तो ये, हम इतने आवेश के लिए चेक करते हैं, हम इतने छोटे आवेश के लिए चेक करेंगे डी क्यू के लिए। यहां भी एक अल्पांश मान लेते हैं छोटा सा, यहां चेक करते हैं, इस डी क्यू के लिए चेक करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो डी क्यू है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही डिस्टेंस आपका ये है। ये दोनों डिस्टेंस आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है। डी क्यू क्या माने गए, समान दूरी पे बांधे। अब आपको पता है कि प्लस जो होता है, जो धनात्मक आवेश होता है, वो विद्युत क्षेत्र अपने से दूर उत्पन्न करता है। तो इससे होने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, बताओ। इससे दूर
इस टाइप से, हाँ या ना। और इस वाले के कारण इसको मान लेते हैं डीई, और इस डी क्यू के कारण क्या होगा, इस पॉइंट से दूर, इस पॉइंट से इस टाइप से, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां खर्च करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, राइट। खर्च करने तो आते हैं आपको, पूरा चैप्टर आपने यही पढ़ा है। इस पॉइंट पर खर्च करने पड़ेंगे, ये मान लेते हैं डी। खर्च करने के लिए हमें थीटा का पता होना जरूरी है, थीटा का पता होना जरूरी है। चलो अब देखो सुनो, ये इक्वल हाइट पे है, यहां से यहां तक की इक्वल हाइट है, और यहां से यहां तक की इक्वल हाइट मतलब इक्वल दूरी मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे बनने वाला जो ये थीटा होगा एंगल, और जो ये थीटा होगा, ये थीटा भी आपस में बराबर होगा भाई। जितना इसका थीटा होगा उतना इसका थीटा होगा, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, राइट। अब आपको पता है, खर्च करने आपको आते हैं कि थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, कोस, और थीटा के विपरीत जाते हैं तो क्या आता है, साइन। अगर मैं इसको थीटा की तरफ लेके जाऊंगा तो इधर क्या आएगा, कोस, इधर कितना आएगा, कोस, डी ई कोस थीटा। और इसको थीटा के विपरीत लेके जाऊंगा तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा आपके पास डी ई साइन थीटा। उसी प्रकार से इस वाले के अगर आप खर्च करोगे, थीटा की तरफ लेके जाओगे तो कितना आएगा, डी ई कोस थीटा। और इसको जब थीटा के विपरीत लेके जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां कितना निकल के आएगा, डी ई साइन थीटा। अब आपको पता है कि जो डी का खंड है डी ई साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपने प्रभाव से क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जो नेट आएगी, कौन सी है नेट, ये दोनों, ये वाली, ये जो है, ये आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होने वाली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होने वाली है प्यारे बच्चों, जैसे कोई आवेशित तार है आपके पास, ये आवेशित तार है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो सतह के लंबवत होगी, इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, राइट। यानी कि जैसे चालक तार है, इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इसके सतह के लंबवत। जब विद्युत क्षेत्र आपके पास चालक तार ही है तो इसके लंबवत ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, 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 राइट। तो इसके अगर इस पाइट पे देखोगे तो इस पाइट पे ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, और इस टाइप से। इस पाइट पे देखोगे तो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होने वाली है, हाँ या ना। अगर ये माइनस आवेश होता तब क्या होता, तो ध्यान से सुनना, अगर माइनस होता तो ये अपनी ओर आकर्षित करता, अपनी ओर अट्रैक्शन लाता, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता, अपनी ओर अट्रैक्ट करता। तो जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता तो यहां आपके कणज कैसे जाते, इस टाइप से आओ, इस टाइप से बनते, माइनस होता तो। और परिणामी तीव्रता कैसे निकलती, इधर, तो माइनस की क्या होता है, ये तरफ होता, माइनस की तरफ। अगर यहां अगर मैं आवेश दिखाऊं माइनस, अगर माइनस आवेश दिखाता हूं तो माइनस आवेश के तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस टाइप से, इवेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि माइनस आवेश की तरफ होगी और प्लस से क्या हो गया, वो दूर हो गया। इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है ना। चलो डेरिवेशन में चले, यहां तक इसकी छोड़ ले लो पहले, चलो।
अब देखो, तो चलो 4 तार बना लो पहले। कहां तक है ये? अनंत तक। ठीक है, कहां तक है ये? कौन सा आवेश मान रखा है? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश मान रखा है? धनात्मक। अब इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो दिशा तो आपने देख ली, दिशा कैसे होगी? इसके दो, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए तो इसके चारों ओर जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसी बिंदु पर हमें गॉसिय पृष्ठ चाहिए होती है, राइट। उसी बिंदु पे क्या बनानी पड़ती है हमें? गॉसिय पृष्ठ। अब गॉसिय पृष्ठ कैसे आकार की होगी? हम समझो, समझो बात को। देखो, ये आपके पास चालक तार है, विद्युत क्षेत्र देखो कैसा होगा। इस पॉइंट से ऐसे लंबवत, इस पॉइंट पे ऐसे लंबवत, इस पॉइंट पे ऐसे लंबवत, इस पॉइंट पे ऐसे लंबवत, अगर एक समान रूप से आवेशित है तो इसके चारों ओर जो गॉसिय पृष्ठ बनेगी वो कैसे बनेगी? इस टाइप से, एक बेलन के टाइप से, इस टाइप से बनेगी। ये बेलनाकार है और इसके अंदर क्या होगा? चालक तार होगा, बिल्कुल बीचों बीच में, इस टाइप से। बीच बीच में क्या होगा? चालक तार होगा। यानी इस टाइप से क्या बनेगी इसकी गॉसिय पृष्ठ? नीचे दी जाएगा। इस टाइप से क्या बनेगी इसकी गॉसिय पृष्ठ, राइट। तो इसके चारों ओर गॉसिय पृष्ठ कैसे बनेगी? बेलनाकार के रूप में बना लेते हैं। चलो, इस टाइप ये क्या हो गया? आपकी गॉसिय पृष्ठ। इससे r दूरी पर, ये r त्रिज्या का मान लेते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसिय पृष्ठ है, ठीक है ना। तो इस बिंदु P पर, इस गॉसिय पृष्ठ P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इससे दूर E, सही है ना। और यहां विद्युत क्षेत्र देखना है तो यहां कैसे होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा? इससे दूर E, दिशा के बारे में बात करी हमने। और यहां चेक करना है तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इससे दूर E, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है स्मॉल r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है स्मॉल r। कितना है? स्मॉल r, राइट। अब सुनो, अब हमें क्या करना पड़ता है? अब जैसे आपके पास एक गॉसिय पृष्ठ है, यहां समझो। अब जैसे गॉसिय पृष्ठ है, इस गॉसिय पृष्ठ के कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप डायरेक्ट इस पूरे के लिए तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, अल्पांश क्षेत्रफल। हमें क्या करना पड़ता है? इसके अल्पांश क्षेत्रफल पे हमें क्या निकालना पड़ता है? विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है, राइट। अब यहाँ कितनी सतह है? देखो, एक तो ये ऊपर वाली सतह होगी, ये वाली, जिसे हम बोलते हैं समतल। एक नीचे वाली सतह होगी, समतल 2। और एक हो गया ये वक्राकार, एक हो गया वक्राकार। तो यहां से फ्लक्स कितने सतह पे निकलेगा? 3 सतह पे, एक समतल 1 और एक समतल 2 और एक वक्राकार 3। तो यहां से अगर मैं अल्पांश क्षेत्रफल मान लू तीनों सतह पे, अगर मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले रहा हूं, ये अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल और ये अल्पांश क्षेत्रफल, राइट। अगर यहां से मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले रहा हूं डी है, ये डी है और ये डी है, राइट। इसके नाम देना चाहो तो नाम दे दो, आपको पता है ये क्या है आपका? ये समतल है, इसको बोलते हैं समतल फर्स्ट, ये समतल सेकंड और ये हो गया आपका वक्राकार।
यहां ही देते हैं, ये हो गया वक्राकार, राइट। अभी तीनों के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो अल्पांश डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो लगाओ अल्पांश डीए से पारित, अल्पांश क्षेत्रफल करना, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल करो प्यारे बच्चों, अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्रफल, डीए से पारित विद्युत फ्लक्स। और जब गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स इससे निकाल लोगे, परिभाषा से निकाल लोगे, फिर गाउस के नियम से निकाल लोगे, दोनों को कंपेरिजन करेंगे और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी, राइट। ये बात है या भूल गए, याद होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा से, तो पहले हम निकाल रहे परिभाषा से, परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा तीन सतह के लिए निकलेगा, बाबू ध्यान रखना, राइट। एक समतल, एक समतल दो, वक्राकार तीन, एक ये रहा। तो इंटीग्रेशन, अगर समतल एक का चेक करूं, समतल एक, फॉर्मूला बनेगा ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा समतल दो, और प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा वक्राकार, वक्राकार, राइट। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन समतल एक ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा क्या होता है, आपको पता है विद्युत फ्लक्स में मैंने ये बात अच्छे तरीके से पढ़ा रखी, थीटा क्या है। आपको पता है थीटा जो होता है वो होता है अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण, और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण, मध्य कोण, राइट। और अल्पांश क्षेत्रफल में मैं जब पढ़ा रहा था तो अल्पांश क्षेत्रफल मैंने बताया था कि त्रिविमीय वस्तु जो होती है उसके बाहर की ओर होता है लंबवत। तो अगर मैं अल्पांश क्षेत्रफल देखूं यहां, तो अल्पांश क्षेत्रफल अगर देखो तो समतल एक में अगर चेक करो तो समतल एक आपके पास ऐसे, यही तो है समतल एक, इसके लंबवत कैसे जाएगा, इस टाइप से, राइट। तो अल्पांश क्षेत्रफल कैसे जाएगा, इसके लंबवत इस टाइप से। ये हो गया आपका डी ए वेक्टर। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र आपका एरिया और अल्पांश क्षेत्रफल आपका ये एरिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो इस वाले केस में थीटा कितना हो गया आपका 90 प्लस इंटीग्रेशन समतल दो ई डी ए कॉस थीटा, समतल दो में थीटा। अब समतल दो में ये है सतह, ये वाली, तो इसके लंबवत अल्पांश क्षेत्रफल कैसे जाएगा, ऐसे, इसके लंबवत कैसे जाएगा, इस टाइप से, डीए वेक्टर। विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में, अल्पांश क्षेत्रफल ऐसा हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया यहाँ 90 डिग्री, राइट। तो यहां से कितना आएगा 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस, किसमें देख रहे हो, वक्राकार में, वक्राकार, वक्राकार भाग में देखो तो ये है, इसका छोटा हिस्सा माना गया अल्पांश, ये छोटा हिस्सा मान लो कि हमने इतना छोटा हिस्सा मान लिया अल्पांश, इतना हिस्सा मान लिया, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र कैसे है, तुम्हारी तरफ, अगर तुम देखते हो तो विद्युत क्षेत्र कैसे है, तुम्हारी तरफ विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो कि विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, और इस छोटे से हिस्से पर अगर अल्पांश क्षेत्रफल रखोगे इसके लंबवत, तो वो कैसे रखा जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से रखा जाएगा। विद्युत क्षेत्र भी ऐसे है, अल्पांश क्षेत्रफल भी ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से थीटा कितना जाएगा, वो डीए वेक्टर भी आपके तरफ होगा, तो यहाँ से डीए थीटा कितना आएगा आपका, 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 0। चलो आगे कैलकुलेट करो। फाई इज इक्वल टू, समतल एक लिख लो यहाँ, समतल ए, ई डी ए कोस 90, कोस 90 वैल्यू होती है 0। ये बात तो आपको पढ़ी होगी, 10 क्लास में पढ़ाई जाती है, कोस 90 कोस 45 सब वैल्यू पर पढ़ाई जाती है। तो कोस 90 वैल्यू कितनी होगी, 0। ई डी ए कोस 90 वैल्यू 0, समतल 2, और प्लस यहां लिख लेते हैं इंटीग्रेशन वक्राकार में, वक्रा कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, राइट। और जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 हो जाएगा, समतल 1 0 हो जाएगा, समतल 2 भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 ओनली किसका आएगा, विद्युत क्षेत्र वक्राकार का, ई डी है, राइट। तो यहां से फाई इज इक्वल टू, वक्राकार लिखना चाहते हो वक्राकार लिख दो, तो यहां से ई बाहर ले लो, ई इंटीग्रेशन डी ए इसका होगा वक्राकार का, राइट। यही दोनों, ये वाला समतल, ये वाला विद्युत क्षेत्र, और ये यहां, ठीक है ना, यहां दोनों पे विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0 हो गया। चलो करें स्टार्ट। अब हमें निकालना है वक्राकार डीए, वक्राकार डीए का समाकलन। अब यहां से वक्राकार डीए का समाकलन कैसे निकलेगा, देखो सुनो ध्यान से, यहां एक क्लिप, ये आपका छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी आकृति कौन सी बननी है, बेलन, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल लंबाई का है, ठीक है ना। कितनी लंबाई का चालक तार है ये, एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है ना, एल लंबाई का चालक तार। ये छोटा सा डी है, अगर आप इन छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे, छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे तो वो क्या घेर लेंगे। अगर आप ऐसे छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे, यहां आपने डीए जोड़ दिया छोटा, यहाँ डीए जोड़ दिया, यहाँ डीए जोड़ दिया, यहाँ डीए जोड़ दिया, ये छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे तो ये क्या घेरेंगे, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घेर लेंगे, राइट। ये बेलन का क्या घेर लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल घेर लेंगे। यानी कि जो डीए का समाकलन होगा, जो डीए का समाकलन होगा, अगले पेज पे देखो, जो डीए का समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, राइट। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर, त्रिज्या होती है, आपने त्रिज्या कितनी मान रखी है इसकी, आर, तो आर ले सकते हो आप, 2 पाई आर। और एच, एच क्या होती है, हाइट, फॉर्मूला ये तो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, भूल गए या याद है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, आर क्या होती है उसकी त्रिज्या, एच क्या होती है उसकी हाइट। इसकी हाइट कितनी मानी की हमने, एल लंबाई का, तो हाइट की जगह कितना आ जाएगा, एल, तो यहां से आ जाएगा डी का इंटीग्रेशन 2 पाई आर एल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा देखो सुनो, अब ये भी देखो, इस तरीके समझो, जैसे ये है, ये आपके पास क्या है, बेलन है, ये जो है ये क्या कहलाती है, ये सर्कल बनना है, ये सर्कल बनना है, ये पूरा सर्कल बनना है, और ये सर्कल की क्या होगी, परिधि होगी, ये सर्कल की क्या होगी, परिधि होगी। और सर्कल की परिधि कितनी होती है, सर्कल की परिधि कितनी होती है, कोई बच्चा बताएगा, कमेंट करो। इसकी जो परिधि होती है कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, राइट, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, कब, जब त्रिज्या कितनी है, आर हो, हाँ है ना। अगर मैं इसको इस टाइप से क्या करते हैं, खोलते हैं, तो जो ये पूरी चीज है, जो ये पूरी चीज है, ये क्या कहलाएगी, 2 पाई आर। भाई ये पूरी चीज 2 पाई आर तो कहलाएगी। अगर इसको आप ऐसे बंद कर दोगे
तो ये वृत्त की परिधि बन रही है, ये पूरी क्या कहला रही है 2 पाई आर। पर इसको आप ऐसे खोल दोगे तो ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी 2 पाई आर। तो ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी 2 पाई आर, राइट। अब जब इसको खोलोगे तो ये किसकी शेप ले रहा है, एक आयत की शेप ले रहा है। किसकी शेप ले रहा है, एक आयत की शेप ले रहा है। और जिसकी ये लंबाई कितनी है, देखो सुनो ध्यान से लो, ये हमने खोला तो ये तो हो गया 2 पाई आर, और इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये वाली लंबाई, ये लंबाई कितनी मानी कि हमने, यहां से देखो ये लंबाई कितनी मानी कि हमने एल, तो यह कितना हो गया एल। और आयत का फार्मूला, अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल ले तो फार्मूला होता है एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई 2 पाई आर और चौड़ाई कितनी हो गई एल, तो फार्मूला बन जाए 2 पाई आर एल। तो यह बी कितना निकल के आएगा 2 पाई आर एल। आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझ लो, आपकी कोई भी मर्जी है, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीजें क्या बोली गई है, किसी तरीके से समझ लो, ठीक है। चलो हमने क्या करा, डी का इंटीग्रेशन कितना निकल के आ गया हमारा 2 पाई आर एल। तो यहां से हम निकाल लेंगे फाई इजक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी है, था डी का कितना आ गया 2 पाई आर एल। इक्वेशन एक बना के छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। क्या लगाते हैं, गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है, फाई इजक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू है गॉसीय पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश। सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसीय पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, ये तो होता है। चलो अब इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना कुल आवेश है, तो ये ध्यान से देखो। तो ये आपके पास क्या है, एक रेखीय आवेश घनत्व है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मेरे लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। ये सीधा क्या है, एक रेखीय आवेश वितरण है। ये चालक तार है, इस चालक तार पर जो भी आप एक समान रूप से आवेश देते हो वही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण। और इसकी एकांक लंबाई पर जो भी आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से हम रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगा के आवेश निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से कॉन्सेप्ट लगाऊं रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाऊं तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, राइट। यही तो होता है, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो यहां से क्यू निकाल लो, ये दच हो जाएगा। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल लैम्डा या लैम्डा एल, राइट। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, फाई ऐसा का ऐसा ही। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन कितनी बन गई 2, सही है ना। अब समीकरण एक समीकरण 2 से, समीकरण एक समीकरण 2 से समीकरण 1 वे समीकरण 2 से दोनों को इक्वल कर लो। समीकरण 1 में कितना है आपका, समीकरण 1 में आपकी यही बनी है और समीकरण 2 आपकी रही, दोनों के फाई इक्वल है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले जाओ तो ई इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे लिख दो, आर को पीछे लिख दो। तो यहां से निकल के आ गया एल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये निकल के आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। अब यहां एक चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं तो वहां अगर आपको
अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है अनंत चालक तार के कारण, तो आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, 2, नीचे की बात कर रहा हूं, पाई का मान कितना पुट करोगे 3.14 और एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -11, राइट, इस टाइप से। तो जब वहां देखो तो वहां आप कैलकुलेशन करने में क्या होगा, जब कैलकुलेशन करोगे, जब क्वेश्चन लगाओगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, तो तब वहां आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में, क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए आसान बनाने के लिए क्या कर लो, एक चीज कर लो, आप ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब क्या होगा, जब देखो एक चीज निकल के आएगी 2/2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 एप्सिलॉन नॉट आर, तो E इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। इसको सही तरह लिख लो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, के, यहां से आ गया के 2 लैम्डा अपॉन आर। यहां से आराम से वैल्यू सोल्व हो जाएगी। बस के का मान कितना पुट करना है आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9, वहां से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ चेक कर लो, ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में, ये आर हो गया, ये ई, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ। तो तुम्हें देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से जो ई है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, कम होगी, हाँ या ना। यहां से दिखाई दे रहा है ई व्युत्क्रमानुपाती अपॉन आर के, तो यहां से जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होगा। यहां से आपका व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे जाएगा, इस टाइप से, राइट। थोड़ा सा डंडा खींच के इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी थ्योरी सेक्शन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। चलो फिर थोड़ा डायग्राम में थोड़ी थ्योरी सेक्शन लिख लो। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ लो कि माना अनंत लंबाई का एक तार वाई वाई डैश, एक अनंत लंबाई का एक तार वाई और वाई डैश, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, ये आप देख पा रहे हो, धनावेश एक समान रूप से वितरित है। माना तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां वह तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए इस बिंदु पी पर आर त्रिज्या और एल लंबाई, आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक गाउसी पृष्ठ खींचते हैं जो बेलनाकार का होता है, ठीक है ना। तो अब ये हमारी पूरी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, और लास्ट थी। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर, जहां हम नेक्स्ट वीडियो में विभव और विभवांतर करते दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।